80 के दशक में जब उदारीकरण दस्तक दे रहा था, तब लखनऊ की तपती गर्मी में एक नौजवान अपने क्रिकेट से अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर रहा था। उस जमाने में चौक की कुल्फी और उस नौजवान के लंबे लंबे शॉट्स लखनऊ में बड़े चर्चित थे। वक्त बदला, उदारीकरण ने दाखिल दे दिया, लेकिन वो नौजवान अभी भी पिच पे डटा रहा, अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करता रहा। बस फर्क इतना था कि मैदान बदल चुका था, अब मैदान सियासत का था। आज चलते चलते हम जिस मेहमान के पास पहुंचे हैं, उनका नाम है मोहसिन रजा। मोहसिन रजा क्रिकेटर भी रह चुके हैं और अब सियासत में है। सियासत की अच्छी समझ रखते हैं, ज़मीनी पकड़ है, और सबसे बड़ी बात है, जब ये बोलते हैं लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उसको समझते भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो यही है सर कि सियासत मुश्किल है या फिर क्रिकेट? नहीं, दोनों चीजें मुश्किल नहीं है। परिश्रम अगर आप करते हैं तो दोनों ही चीजें आसान हैं, और दोनों में के पीछे ही आपकी देश सेवा है, देश का भाव है। और देश के लिए जब हम क्रिकेट खेलते थे तब भी हम देश के लिए खेलना चाहते थे, और आज जब हम सियासत में आए हैं तो देश की सेवा के लिए आए हैं और देश के लोगों की सेवा के लिए आए हैं। लेकिन दोनों में परिश्रम की जरूरत होती है। अगर आप परिश्रम करते हैं तो दोनों ही जगह आपको मंजिल मिलती है। सियासत और क्रिकेट में एक जो सिमिलैरिटी है कि दोनों को टीम गेम कहा जाता है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प है कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मायने रखता है। परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है क्या पॉलिटिक्स में? दोनों ही जगह रहता है। अगर आप देखें, क्रिकेट में भी अगर कोई भी खिलाड़ी आगे बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस उसको करना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए टीम गेम जो आपने बात कही है, तो टीम के सारे सदस्य उसको सहयोग करते हैं, तभी एक मैन ऑफ द मैच एक ही खिलाड़ी होता है, लेकिन टीम पूरी जीतती है। ऐसे ही है हमारी राजनीति में कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति बनता है, लेकिन सारा कार्यकर्ता लगकर जुटकर सरकार बनाता है और उसमें एक को दायित्व दिया जाता है, लेकिन टीम की जीत होती है पूरी। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है जो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं पूरे देश में। कितना मुश्किल होता है जब आप अपनी कम्युनिटी से गिने चुने बड़े नेताओं में से हो, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बात रखने की। देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारी कम्युनिटी शिक्षा का अभाव रहा, और बहुत सारे जो पहले के नेता रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आज, अगर आप पहले की बात करें, जो कांग्रेस की सरकारें रहीं या अलायंस दल की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, लंबे समय तक चली, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को शिक्षा की तरफ ले जाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उनको वोट बैंक बनाने का प्रयास किया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनको हम वोट बैंक बना लेंगे, वो हमको ये वोट देकर सरकार में लाते रहेंगे। और ये नहीं समझ में आया कि ये पिछड़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने हमको समाज के या देश के ऊपर एक लायबिलिटी बना दिया हमारे समाज को, क्योंकि अनुदान पर हम चलते हैं। अब हमारे पास में शिक्षा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं है, क्योंकि हम शिक्षण संस्थानों से कोई ऐसा सहयोग नहीं पाए, और ना हमारे पूर्व के नेताओं ने ऐसा हमारे साथ किया। तो हमारे साथ धोखा किया विपक्ष के लोगों ने, जो आज जिसको कांग्रेस कह लें, समाजवादी पार्टी, या जो अन्य क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में आप देखते हैं, चाहे वो आप ममता जी को देख लें, चाहे उधर आंध्रा, तमिलनाडु, इधर कहीं भी जाएं, हमारे साथ धोखा सब जहां हुआ। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, इतना आसान नहीं है अपने समाज को समझा ले जाना कि भारतीय जनता पार्टी आपके बहुत करीब है, आपको बहुत पसंद करती है। उनको ये बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन पार्टी है, इससे दूर रहिए, और इसको हराने के लिए कहीं जा सकते हैं तो जाइए। लेकिन दरअसल वो खुद हारते हैं जब दूसरे को जिताते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आएंगे तो उन्हें भारतीय होने का गर्व भी महसूस होगा, और सबका साथ सबका विकास की कड़ी में जुड़ेंगे वो। लेकिन उनको अभी भी विपक्ष और विपक्ष के द्वारा जो कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जिनको उन्होंने इस काम के लिए रखा हुआ है कि आप अपने मुस्लिम समाज में जाइए और उन्हें ये बताइए कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया तो आप इस्लाम से ही बाहर हो जाएंगे, आपका धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की जो कहना चाहिए गंदी सियासत विपक्ष के लोगों ने की, तुष्टीकरण की सियासत की, संप्रदायवाद की सियासत की, उसकी भेंट चढ़ गया हमारा समाज। परसेप्शन बदला तो होगा 2014 से लेकर 26 में? नहीं, परसेप्शन बदला है। बहुत बड़ी तादाद में एक मुस्लिम तबका, खासकर सर्व समाज का मुस्लिम, क्योंकि हमारे यहाँ 73 जातियां हैं मुसलमानों में, तो कोई ऐसी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जातियों में अब एक परसेप्शन ये बन रहा है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, देश में 11 साल से ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में 9 साल से ऊपर की सरकार हो गई, तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है।
भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ जो पात्र बन रहे हैं उनको मिल रहा है। लेकिन अभी भी विपक्ष कहीं ना कहीं हम सत्ता बनाएंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे, हम आपके साथ वो करेंगे, छलावा देने के सिवा कोई काम नहीं है। आज लाखों की तादाद में पूरे देश में यूं कह लें तो मुस्लिम समाज को आवास मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में बहुत से गरीब मुस्लिम परिवारों को जो पात्र बने उनको मकान मिले, आवास मिले। तो जो योजनाएं आदरणीय मोदी जी की देश की हैं, भारतीय सरकार जो दे रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की, उन सरकारों में जो पात्र बन रहे मुस्लिम समाज के दबे पिछड़े लोग हैं उनको बाकायदा लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। लेकिन अभी भेदभाव को बरकरार रखने के लिए अब जैसे ओवैसी साहब आ गए, ऐसे ही कई और दल खड़े हो रहे हैं। मैं उस पर भी आऊँगा। योजनाएं तो दे रही है योगी सरकार, मोदी सरकार, तीखे तीखे बयान भी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया कि अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दे तो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हकीकत है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर मुसलमान है, लेकिन क्या ये सिर्फ तंज है या फिर एक इशारा है मुसलमानों के लिए कि आप भाई अब उधर से शिफ्ट होकर इधर आइए? नहीं, देखिए बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जब समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है और उनकी पार्टी की बुनियाद वो कहीं ना कहीं बांटने को लेकर की उन्होंने, जब आप अयोध्या से आप देखें, अयोध्या प्रकरण को आप लेकर चलें, जब राम के श्रद्धालु जा रहे थे उन पर निहत्थे श्रद्धालुओं पर अयोध्या में गोली चलवाई गई, उसके बाद स्थापना की गई है समाजवादी पार्टी की। और उस वक्त के जो माननीय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी थे। तो जाहिर सी बात है कि उनके समय उन्होंने ये देखा कि एक समाज अब हमारे साथ आ सकता है, एक वर्ग आ सकता है, एक समुदाय आ सकता है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो कारसेवक और श्रद्धा के तहत जा रहे हैं अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शनार्थ, वहां पर जाकर उस जन्मस्थली पर वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर गोली चलवा कर उन्होंने पार्टी की स्थापना करना बेहतर समझा। इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति है और संप्रदायवाद की राजनीति। इसको समाजवादी पार्टी और उससे पहले कांग्रेस किया करती थी। तो जाहिर सी बात है आज वो क्यों पिछड़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि देश के लोग समझ गए हैं, उन्हें बड़ी तादाद में देश ने समझ लिया है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको नकार दिया है सबने। तो AIMIM के विस्तार को कैसे देख रहे हैं? ओवैसी साहब भी तो अब यूपी में एंट्री ले चुके हैं और कह रहे कि अब मुसलमान दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। अब उनके यहाँ तो बिछा ही रहे हैं वो कहीं और की बात वो कर रहे होंगे, अपने यहाँ तो दरी बिछवाएंगे वो, और क्या करेंगे? सबको बैरिस्टर थोड़ी बना देंगे, क्योंकि खुद तो बैरिस्टर हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से उनकी सियासत चमक रही है। आम मुसलमानों के लिए खाली डायलॉग बोल देना, वही तो डायलॉग बोल के मुलायम सिंह यादव जी हिट हुए और समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई। उससे पहले कांग्रेस बोला करती थी वही डायलॉग। लेकिन आप भागलपुर आप भूल नहीं सकते, आप मेरठ आप भूल नहीं सकते, सांप्रदायिक दंगे आप मुजफ्फरनगर, कैराना आप भूल नहीं सकते। तो ये सारी चीजें कराई किसने? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराई। वही काम अब आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी साहब करते दिखाई देंगे आपको, क्योंकि मुसलमान तो बेचारा हमेशा चला गया है और चला जाएगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास बहुत शिक्षा नहीं है, वो सिर्फ अपने रोज के काम पर ही डिपेंडेंट है। उसके पास उसको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं दिया है इन लोगों ने। लेकिन 10 साल में सवाल अगर ये भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, उठाते हैं, तो मुझे लगता है ये अन्याय वाली बात है, हमारे साथ भी और उनके साथ भी। अभी उनको हमारे साथ सफर तो करने दीजिए। आपने तो सफर 60 साल किया उनके साथ में, और उनको आपने अनुदान पर छोड़ दिया, लाइबिलिटी बनाकर छोड़ दिया। आप सफर की बात करें, सफर की शुरुआत होने से पहले उन्होंने कह दिया कि वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। इस बयान को कैसे देख रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर अभी जो वॉक ओवर दिया जा रहा था वो ओवैसी साहब वॉक ओवर नहीं देंगे, मतलब दखल प्रॉपर रहेगी? देखिए, दखल देने के लिए लोकतंत्र है, हमारा देश इस बात की इजाजत देता है, देश का संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप करिए, लेकिन सकारात्मक राजनीति करिए, नकारात्मक राजनीति से दूर हटिए। और आप आज भी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आपके बयान ऐसे होते हैं कि जो बच्चे हमारे नौजवान पढ़े लिखे, वही हमारे नौजवानों को आदर्श किसको आदर्श बनाया गया? हमारे नौजवानों के लिए आप उठा कर देखिए, अपराधियों को आदर्श किसने बनवाया? APJ कलाम तो नहीं आदर्श बने, मौलाना अबुल कलाम आदर्श क्यों नहीं बने? अगर आप उठाकर देखें, हम उत्तर प्रदेश में हम लोग आते हैं, आप और हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में आप देखिए तो एक दौर चला जब अपराधियों को लाकर महिमा मंडन किया गया और अपराधियों का एक चेहरा पेश किया गया और उसको आदर्श बनाया गया मुस्लिम समाज का, और मुस्लिम समाज का नौजवान उसी के पीछे पीछे उनके पच्चीनों पर चलने लगा। तो उससे रास्ता कहाँ? अंधकार में जाएगा। कोई कलम तो लेके हाथ में चल नहीं रहा था वहां तो आपकी बंदूकें उठाकर चलना है, कट्टे पिस्तौल उठाकर चलना है।
कलम लेकर नहीं चलना है। कलम दवात लेकर या कॉपी पेन लेकर चलना हो तो टाई लगाकर मुसलमान भी आगे बढ़े, डॉक्टर आईएएस और आईपीएस बनकर इंजीनियर और हमारे समाज के लोग उसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको तो उनको पढ़ने लिखने नहीं देना है, उनके मसल पावर को इस्तेमाल करना है अपनी राजनीति के लिए। तो उनके साथ धोखा किया गया। और आज भी जो पढ़े लिखे लोग आकर ये बातें कर रहे हैं, ये आज भी सरासर उनके साथ धोखा इसलिए है क्योंकि यही कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा ली जाए देश की तो हम ऐसा कर देंगे मुसलमान। तो मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे, ये आप उनके दिमागों में डालने की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए, आपके वो नारे लगाएं, आपको ये चाहिए, लेकिन आपको उनकी रोजी रोटी से मतलब नहीं है। आप तो सियासत की अच्छी समझ रखते हैं। जब ओवैसी साहब ने ऐलान किया कि यूपी में वो दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, सपा की तरफ से ऑफर दिया गया, रमाशंकर जी सांसद हैं सपा के, फिर उधर से उन्होंने डिनाई किया कि नहीं नहीं ये गुमराह कर रहे हैं। ये कौन सा खेल चल रहा है ये आपस में? देखिए, मैंने कहा कि ये सब लोग, ये इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, अब ये सब चलने वाला है नहीं। उन्हें भी पता है कि उनका भी शटर बंद हो चुका है और ये आए हैं नया शटर उठाकर अपनी दुकान चलाने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से। तो ये क्यों चाहेंगे कि इनकी दुकान चले? तो अब एक दूसरे के ऊपर कूड़ा उछालेंगे ये। लेकिन हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, देश को आगे ले जाना है। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है पूरे देश के अंदर। आज 9 सालों में अगर आप देखें तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला, जिसका परिणाम यहाँ पर उद्योग आया, भयमुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, व्यापार आया, रोजगार आया और तमाम नौजवानों के लिए रोजगार सर्जित हुए। तो ये अपने आप में आज उत्तर प्रदेश, नया जो उत्तर प्रदेश है, ये उत्तम प्रदेश बन रहा है, क्योंकि ये परसेप्शन नहीं था। ना यहाँ इन्वेस्टर समिट होती थी, ना ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती थी। लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट आज जमीन पर उतरे हैं और लगातार उसका काम हो रहा है। बैठ के बात कर लेते हैं थोड़ी देर। फर्ज कीजिए कि ओवैसी साहब यूपी में आए और अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन हुआ, तो बीजेपी की रणनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि आपको याद होगा बहन मायावती और समाजवादी पार्टी, आग और पानी की दोस्ती हुई, उसका परिणाम आपने देखा। एक बार कांग्रेस और सपा साथ में आई 2017 में, उसका परिणाम आपने देखा। अब 2027 में जो बची कुची कसर है वो भी इनको पूरी कर लेना चाहिए। अगर पूरी कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद तो बहुत सी कई पार्टियों का तो खेल ही खत्म होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का भी ये आखिरी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपको बता दूं। इसके बाद समाजवादी पार्टी भी खत्म ही हो जाएगी, जैसे कांग्रेस खत्म हो गई, क्योंकि बहुत दिन आप धोखे में किसी को नहीं रख सकते। आप योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी रहे और आज भी ओवैसी साहब आते हैं और ये बयान दे देते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने का काम करते हैं। आप ऐसे बयानों से कितने सहमत हैं? और आप जब मंत्री रहे तो आपने ऐसा क्या किया मुसलमानों के लिए जिससे कि वो कह सके नहीं हमने एक लीडर बनाया है? देखिए, क्या है ना, मुसलमानों ने लीडर अपना कभी किसी को नहीं बनाया। अगर मुसलमानों ने लीडर पहले बनाया था तो उन लीडरों ने उनको ठगने का काम कर लिया। उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को दुआएं दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपसे बगैर वोट लिए आपके लिए एक लीडर दे दिया आपको, कि भाई आपके समाज का काम और आपके समाज के लिए योजनाओं की बात अगर कोई रखना है, सदन में पटल पे रखना है, सरकार के पास लाना है, तो वो हमने आपको नेता दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी में। चाहे देश में आप बात करें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में। तो आप, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर बड़ा मन से आपको, जिसके लिए ये कहा गया कि नहीं साहब ये आपकी दुश्मन पार्टी है, वो तो दोस्त बन के आपके आगे आई। आपके समाज से उसने सीधी तौर पे मंत्री बनाया, ना आपसे वोट मांगा, ना आपसे चुनाव में भेजा आपके आदमी को, और सीधी तौर पर इतना बड़ा सम्मान दे दिया। तो ये हमारा अकेले का सम्मान थोड़ी ना है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के तमाम करोड़ों करोड़ों मुसलमानों का सम्मान किया ना भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप कहते हैं कि साहब आप चुनाव नहीं लड़ाते। अरे भाई, चुनाव तो बसपा लड़ाएगी, चुनाव तो सपा लड़ाएगी, चुनाव तो कांग्रेस लड़ाएगी, आम आदमी पार्टी लड़ाएगी और असदुद्दीन ओवैसी लड़ाएंगे। तो हम हारने के लिए चुनाव लड़वाएं क्या? हम हारने के लिए नहीं, हम नेतृत्व देने के लिए, हम प्रतिनिधित्व देते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। इसलिए आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है, देश के लोगों के हित में काम करती है। तो इसलिए हमारी बराबरी ये लोग नहीं कर सकते। यूपी में मुस्लिम वोटर जहाँ भी ज़्यादा हैं, मैक्सिमम वो निर्णायक की भूमिका में है। बीजेपी कहती है कि हमने पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है और पसमानदा मुसलमान 80% के करीब है यूपी में। आपको लगता है कि उस काम को तरजीह देकर वो वोटर बीजेपी के साथ आएंगे? देखिए, हमारा काम है लोगों को जोड़ना, हमारा काम है उनको अपने साथ लाना। वो कितनी देर हमारे साथ चल पाएंगे ये उनको तय करना है।
और आज नहीं तो कल हमारे साथ सबको आना ही आना है। इसलिए आना है क्योंकि हम ही हैं जो सबके उद्धार की बात करते हैं, सब समाज को लेकर चलते हैं, हम सबको नेतृत्व देते हैं। जब सरकारें आती हैं, हमारी सरकारें जहां जहां हैं सब जहां हमने नेतृत्व दिया है। तो इसलिए हमारे साथ जो हमारी योजनाएं होती हैं, जो हमारी राजनीतिक पॉलिसी होती है, उसमें भी हम लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं। हमारे लिए मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी ने एक नारा दिया और उसको धरातल पर उतारने का हम लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं है जमीनी नारा है वो, और उसको धरातल पर उतारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ में लेकर चले हैं हम। यह भाव उत्तर प्रदेश में हमारा नाम आया तो सब लोग बड़ा चौंक गए, पूरे देश में चौंक गए लोग कि आदरणीय योगी सरकार में, योगी जी के कैबिनेट में मोहसिन रजा मंत्री। तो ये अपने आप में हैरत अंगेज बात नहीं थी। बिल्कुल। और हमने जो काम किए लगातार, अमेठी में बहुत से लोगों के काम किए, मैं कई जनपद का प्रभारी रहा और मैंने प्रभार रहते हुए मैंने लोगों के काम किए। मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष से करोड़ों रुपए का हमने अनुदान दिलवाया है जो स्वास्थ्य सेवा के लिए मुस्लिम समाज को, जो जिनके बेचारों के घर बिक जाते थे, जेवर बिक जाते थे, जिन मुस्लिम माताओं बहनों के अपने पूंजी सब रखी हुई लुट जाती थी और उसके बाद भी इलाज नहीं हो पाता था। तो आदरणीय मोदी सरकार ने भी 5,000 का कवर, 5 लाख का कवर दिया आयुष्मान के तहत। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया और हम लोगों ने लगातार अपनी निधि से और माननीय मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य की निधि होती है चिकित्सा सुविधा के लिए, उससे हमने करोड़ों रुपए का लोगों को अनुदान दिलवाया, आज भी दिलवाते हैं। तो ये तो भेदभाव तो नहीं है ना, दे तो हम मुसलमान को ही रहे हैं। हमारे पत्र जो जाते हैं उसमें ज्यादातर 90% मुस्लिम लोग होते हैं। तो उसमें कभी ऐसा तो नहीं हो गया कि नहीं भाई मोहसिन रजा तो मुसलमानों के ज्यादा भेजते हैं, नहीं इसको हटा दीजिए, ऐसा नहीं है। तो ये तो हमने देखा है, हमसे लिस्ट ले लीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार। लेकिन ये चीज धीरे धीरे हमारे समाज को समझ में आएगी, आज नहीं आएगी कल आएगी, क्योंकि इनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। इनको हमारे साथ कंफर्टेबल होता देखकर परेशान होते हैं, जैसे ओवैसी आ रहे हैं तो अब ये परेशान हो रहे हैं। हमारे लिए ये कोई परेशानी का सबब नहीं है। ये आपस में एक दूसरे की दुकानें तोड़े फोड़े, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम देश हित में काम करते हैं, देश के लोगों के हित में काम करते हैं, पिछड़े दबे लोगों के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसीलिए सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा आदरणीय मोदी जी ने दिया। बिल्कुल। 27 में चुनाव आ रहा है, 1 साल से कम का समय बचा है, 1 साल मान के चलते हैं। अखिलेश यादव ने एक बैठक की अपने सांसदों के साथ और फिर उसके बाद ऐलान कर दिया कि ये जो हमारे 37 सांसद हैं यही 27 जिताएंगे। अच्छा, इसके पीछे एक तर्क भी दिया। तर्क ये रहा कि 24 में जो नतीजे आए थे वही 27 में दोहराएंगे। देखिए, 24 में इन्होंने बहुत गुमराह करने का काम किया कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, और तमाम तरह के नारे इन लोगों ने देने का काम किया। उन नारों से भ्रमित होकर बहुत से लोगों ने जो निर्णय लिया, लेकिन हमने कहीं पर भी कोई योजना का काम नहीं रोका। जहां जो योजनाएं चल रही थी, चाहे वहां पर हमारे पार्टी के सांसद ना भी हों, लेकिन वहां पर आदरणीय मोदी का विकास दिखाई दे रहा है। आदरणीय योगी का विकास जो है वो विकास कार्य नहीं रोके गए, उनको गति दी जा रही। वो कहीं से ये नहीं कह सकते कि कोई भेदभाव किया गया। इन्होंने 24 में गुमराह करने का काम किया था, उसका परिणाम आप 27 में देख लीजिएगा। अगर इन्होंने गुमराह किया है तो हम 27 में 350 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी इतिहास लिखने जा रही है। ये बता दें हम आपको उत्तर प्रदेश में। 24 का जिक्र मैंने किया तो एक जिक्र और करना जरूरी हो जाता है। नैरेटिव को आप मानते हैं कि नहीं? 24 में नैरेटिव नहीं ध्वस्त किया था यूपी में, और फिर से नैरेटिव गढ़े जाने की तैयारी पूरी है। आप उस नैरेटिव को काउंटर कैसे करेंगे? पहले संविधान को मुद्दा बनाया गया, अब SIR को मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि पूर्व में नहीं होती रही हैं। आज सोशल मीडिया का सहारा है, ये दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। ये सकारात्मक राजनीति इन्होंने कभी नहीं की है, लेकिन आज चूंकि सोशल मीडिया के जरिए ये गुमराह करने का काम करते हैं, तरह तरह के वीडियो विजुअल बना के डालते हैं। लेकिन अब आमतौर से सारी जनता, देश और प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अब किसी नैरेटिव में इनके नहीं फंसने वाली, क्योंकि पीछे इन्होंने कर लिया ना। 2-3 चुनाव देख तो लिए उन्होंने। 17 में देख लिया, उसके बाद उन्होंने 19 देखा, फिर उन्होंने 22 देखा, आ गया 27। यूपी के जनता के मिजाज को समझना थोड़ा मुश्किल है। 24 में उन्होंने आपको निराश किया, उसके बाद उपचुनाव हुए, 10 सीटों पे ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया समाजवादी पार्टी को। मैंने कहा ना कि उस वक्त इन लोगों ने जो गुमराह करने का काम किया था, इन्होंने जातिगत तरीके से लोगों को गुमराह किया। इन्होंने ये कहा आपका हक छीन जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। ये सारी कोरी बकवास थी। लेकिन चूंकि ये कहीं ना कहीं इन्हें इलेक्शन नहीं जीतना था, इन्हें खाली ये दुष्प्रचार करना था, वो उस दुष्प्रचार में कामयाब हो रहे थे। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ?
जनता को समझ में आया ना कि उससे हमें कुछ फायदा तो नहीं मिला। हमने इनको जिताया भी, उसके बाद ना तो इनके सांसद दिखते हैं, ना ही इनके नेता किसी काम के हैं हमारे लिए। काम भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार कर रही है। अगर अपराधियों से बचाने का काम, विकास कार्यों में हमें जोड़ने का काम, हमें कोई योजना का लाभ दिलाने का काम, वो तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार कर रही है। तो आज ये समझ चुकी है जनता, और कहीं कोई संदेह नहीं है, हम 27 के चुनाव में 350 सीटों से ज्यादा जीतकर एक इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने तो अब दूसरा पैतरा भी अब अपना लिया है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। केदारेश्वर मंदिर का वीडियो डाला, अब जो माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर विवाद चल रहा है उस पर भी बड़े मुखर हैं। देखिए, अब वही आदरणीय शंकराचार्य जी को जिस तरह से अपमानित करने का काम अखिलेश सरकार ने किया था, किसी से छुपा है क्या? कैसी लाठियां उन पर भांजी गई थी, सबने देखा है। आज भी आप लोग विजुअल दिखाते हैं। ये लोग संत और सनातन के कभी नहीं हुए हैं और ना होंगे। लेकिन इसमें एक सवाल और हो रहा है कि चलिए भाई, अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में लाठियां बरसाई, जब योगी सरकार में इन पे लाठियां बरसाई गई इनके शिष्यों पे, तब इनको सीरियल ऑफेंडर घोषित कर दिया। तो ये हिंदुत्व बड़ा सिलेक्टिव हो गया है। असल में देखिए क्या है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। आप जानते हैं, जब हम लोग छात्र यूनियन में थे तो छात्र संघ के जब इलेक्शन या वो होते थे तो वहां पर जब कभी कभी हम लोग पुलिस बल से हाथापाई हो जाती थी तो पुलिस हमारे ऊपर डंडे का प्रयोग कर लेती थी। तो ये अपने आप में ये इसलिए नहीं होता है कि उससे में कहीं हमारा अपमान हो गया। हम लोग वही लोग हैं, हम सब देश के प्रति बहुत सम्मान, और हमारे जो शंकराचार्य लोग हैं उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ना महापुरुषों का और ना शंकराचार्य ना महात्माओं का किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है देश में। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमें कोई ना बताए। और ये जो जाकर रो रहे हैं, ये पहले अयोध्या देखें कि अयोध्या में इन्होंने क्या किया था राम के श्रद्धालुओं के साथ में, और यही शंकराचार्य के साथ में इन्होंने पूर्व में क्या किया था। तो इन्होंने अपमान करने के सिवा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं तो आप इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं जो माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर चल रहा है? और देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें हमारे लिए वो पूजनीय हैं, और जो लोग पूजनीय होते हैं उन्हें अपने ज़्यादा चीज़ों में लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अपने शिष्यों को और हम सबको अपना आशीर्वाद देना चाहिए, और यही हम कहना चाहते हैं। और बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ें वहाँ निकल कर आई हैं, जो बहुत से लोग, आपको पता है, मौके का फ़ायदा उठाकर इनके लोग घुस जाते हैं और फिर जाकर वहाँ उपद्रव कराते हैं, बाद में उसी के विजुअल लेकर आते हैं और दुष्प्रचार करने लगते हैं। इसी के लिए तो सीएम योगी ने बयान नहीं दिया था ऐसे लोगों के लिए कि कुछ ऐसे कालनेमी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा ना कि ये सत्य है कि क्योंकि हम सम्मान तो हम करते हैं, और जिसके पास योगी ही मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश का, महंत और महाराज बैठे हो और महंत बैठा हो, तो वहां पर तो अपमान हो ही नहीं सकता। तो ये जो लोग गए उनको चिन्हित करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि जिन्होंने वहां पर इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया और सरकार को बदनाम करने का काम किया। अच्छा, आपने योगी जी के साथ बहुत करीब से काम किया है। योगी जी की एक छवि जो है वो सख्त प्रशासक की रही है, सच में बहुत सख्त है क्या? सख्त प्रशासक इसलिए कहा जाता है कि एक ईमानदार प्रशासक वो सख्त इसलिए होता है कि वो कार्यों में गुणवत्ता चाहता है, और समय के लिए अगर समयबद्ध कार्य उसने करने के लिए दे दिया है तो उस समय के अनुरूप ही आपको कार्य करना है। इसलिए एक सख्त प्रशासक उसकी आवश्यकता होती है कि अगर सख्त प्रशासक वो कहला रहे हैं, वो इसलिए कि समयबद्ध तरीके से कार्य योजना होती है। उनकी कोई भी योजना जो भी प्रदेश में चल रही होंगी उसमें वो समय निर्धारित करते हैं कि ये योजना इतने समय में पूर्ण हो जाना चाहिए, और पूर्ण करी है। आपने देखा कितने बड़े बड़े स्थल, और 6 आपको आज बड़े बड़े हमने एक्सप्रेस वे बनाकर उत्तर प्रदेश को दे दिए। ये तो एक ही की बात करते थे, हम तो 6 बनाकर बैठ गए। हमने कितने उद्योग लगा दिए मेरठ के अंदर, इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया इन्होंने। हमने लाखों नहीं लाखों लाख किसानों का कर्जा और किसानों का जो धनराशि थी उसका भुगतान कराने का काम किया। तो किसान के साथ में, नौजवान के साथ में, महिला सम्मान के साथ में आदरणीय योगी सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए वो एक कड़क शासक कहलाते हैं, और इसीलिए वो अधिकारियों से काम अच्छे से कराना भी जानते हैं और अधिकारी उनके साथ अच्छे से काम करते भी हैं। एक सवाल और जरूरी हो जाता है, चूंकि जो सीएम योगी की छवि बनाई गई है वो अक्सर ऐसे बताया जाता है कि मुस्लिम विरोधी। आपने उनके साथ करीब से काम किया, आप जब लोगों को बताएंगे तो लोग समझेंगे भी। काम करने का तरीका कैसा रहा? जो लोग दूर से देखते हैं उनको, जिन्हें भगवे से ही डरा दिया गया, लेकिन हमारे सारे मुस्लिम समाज के लोग जब सुबह में पूजा करने उठते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं, घरों में से बाहर निकलते हैं,
तो सबसे पहले पूरा आकाश भगवा हो जाता है। तो भगवा तो ईश्वर की देन है और भगवे से ही प्रकाश फैलता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भगवा है ना, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, वो सबको प्रकाश देता है। वो कोई से भेदभाव नहीं करता है। हाँ, वो अपराधियों को पसंद नहीं करता है, वो गलत लोगों को पसंद नहीं करता है। तो इसलिए अब अगर कोई गलत लोग हैं, वो डरते हैं, वो उनसे भागते हैं, तो हमारे प्रदेश के जनता के 25 करोड़ जनता के हितों के लिए है ना ये। वो सारे मंत्रियों के साथ बैठकर बात करते हैं, हम लोगों से भी समय समय पर कोई भी चीज होती है। अब आज हम बताएं, खेलों को लेकर उन्होंने कितना बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में, कभी किसी ने किया था? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कॉलेज। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने खेलों के लिए, अब ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक खेल का हब हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं खेल गुड्स के और स्पोर्ट्स वेयर के, और साथ साथ आज खेल मैदानों का विस्तार हो रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों को अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये आदरणीय योगी सरकार जो सम्मान देने का काम कर रही है, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन कर रही है, इससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अब खेल की दुनिया में भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, यूपी में एक शब्द बड़ा चर्चित हुआ है बीते 10 सालों में, बुलडोजर क्रांति। संभल हो या बनारस हो, कहीं भी अगर बुलडोजर गरजता है तो कहा जाता है इसको धार्मिक एंगल दे दिया जाता है। बुलडोजर वाले न्याय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बुलडोजर एक विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन है जिसका नाम है जेसीबी, उसको बुलडोजर भी कहा जाता है, और उससे तेजी से गति से काम हो जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल अगर आदरणीय योगी सरकार कर रही है और पूरा देश उसको अपना रहा है, अलग अलग राज्य भी अपना रहे हैं, तो ये अपने आप में कि विकास को गति देने के लिए, और गलत सलत लोगों ने जो जमीनें आम आदमियों की कब्जा कर ली हैं धर्म के नाम पर अपने किसी दुकान लगाकर, तो वो उनको खाली करना होती हैं, जांचों उपरांत उन पर कार्रवाइयां होती हैं। तो इसलिए ये विकास के कार्यों में, और आम जनता जहां पर ये सब चीजें होती हैं वहां की जनता के लिए भी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि वो जनता जानती है कि ये गलत तरीके से किया गया था, निर्माण था, इसको गिराया जाना ही उचित है, और गिराकर यहाँ पर कोई योजना लाई जाए जिससे सर्व समाज के लोग उससे आच्छादित हों। चलते चलते के आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ एक नाम लूंगा, एक शब्द जो आपके दिमाग में आएगा वो बता दीजिएगा, वो नाम सुनते हैं। योगी आदित्यनाथ, बेहतरीन शासक। पीएम मोदी, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता। असदुद्दीन ओवैसी, बहुत स्वार्थी आदमी। मुलायम सिंह यादव, नेता अच्छे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, वो नहीं है, लेकिन नेता बहुत अच्छे थे। कुछ लोगों ने गुमराह किया था, वो बात अलग। एक आखिरी नाम, अखिलेश यादव। अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।